नमस्कार विद्यार्थी मित्रगण। पिछली अलग अलग कक्षाओं में हमने 12वीं कक्षा की कहानी रचनाएं तथा काव्य रचनाएं आदि विधागत रचनाओं का परिचय आदि लेने का कार्य किया है। आज की इस कक्षा में हम अलग प्रकार का गद्यात्मक रचना साहित्य अर्थात 12वीं कक्षा में आया हुआ छठा पाठ निबंध रचना के रूप में निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनके द्वारा लिखित बहुत सुंदर एक रचना अर्थात पाप के 4 हथियार इस निबंध रचना का परिचय लेने का कार्य हम करेंगे। प्रसिद्ध निबंध रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कई रचनाओं को निबंध रचनाओं को हमारे पाठ्यक्रम में पिछली पाठ्यक्रम की रचनाओं में भी सम्मिलित आदि करने का कार्य किया है। अपनी निबंध रचनाओं के माध्यम से अत्यंत जीवन उपयोगी ऐसे मूल्य विचार निबंध रचनाकार प्रभाकर जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठक वर्ग तक लेकर जाने का काम बड़ी सफलता के साथ करने का कार्य किया है। और इस पाप के 4 हथियार इस निबंध रचना के माध्यम से अत्यंत मूल्यवान ऐसा विचार लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी किस प्रकार इस रचना के माध्यम से व्यक्त कराते हैं, इसका परिचय आज की कक्षा में हम लेने का कार्य करेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व परिचय के माध्यम से इस रचना को आरंभ करते हुए आगे बढ़ने का कार्य हम करेंगे। लेखक परिचय के अंतर्गत कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर, इनका जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश प्रांत के या राज्य के देवबंद गांव में हुआ है। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी आप रह चुके या स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाने का कार्य किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अपनी स्वतंत्र ऐसी विचारधारा व्यक्त करने का एक सबसे बढ़िया एक हथियार एक पास मानो माना जाता है। उस पत्रकारिता के क्षेत्र में उस स्वतंत्रता को या स्वतंत्रता के उस स्वर को ऊंचा उठाने का एक गौरव भी प्रभाकर जी को प्राप्त हुआ है। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। भारतीय विचारधारा को, चिंतन धारा को व्यक्त करने का काम प्रभाकर जी ने अपनी निबंध रचनाओं के माध्यम से किया है। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है, अर्थात कहीं न कहीं सामाजिक सरोकार, नाता, रिश्ता निबंध रचनाओं के माध्यम से मानो वो बात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने व्यक्त करने का काम किया है। कहीं न कहीं एक सामाजिक अटूट ऐसा बंधन, सामाजिक सरोकार, नाता, रिश्ता एक पास से मानो उस सरोकारों को एक पास से शब्दांकन के माध्यम से, शब्दात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से बड़ी सशक्त पद्धति से प्रभाकर जी ने अपनी निबंध रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करने का काम किया है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पत्रकारिता हो, साहित्य हो, जनमानस की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा अंग होता है। पत्रकारिता भी जनमानस की समस्याओं को, जनमानस की हृदय में पड़ी हुई उस बात को एक पास व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा एक मंच एक पास होता है। साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम से भी रचनाकार हृदय अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनाकर उसको साहित्यिक पटल पर उतारकर एक व्यक्ति तक सीमित ऐसी वह विचारधारा, वह विचार अभिव्यक्ति सामाजिक पटल पर या अभिव्यक्ति के माध्यम से सामाजिक धरातल पर लाने का काम, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसे ये 2 हिस्से या अंग अर्थात साहित्य तथा पत्रकारिता व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का कार्य भी रचनाकार प्रभाकर जी ने यहाँ पर किया है। अर्थात कहीं न कहीं साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का काम, क्योंकि केवल एक व्यक्ति तक यह सीमित न रहकर व्यक्ति और समाज के साथ जोड़कर एक पास से मानो उसको और अधिक व्यापक साहित्यिक रचनाओं को या पत्रकारिता के क्षेत्र को भी एक पास से व्यापक बनाने का काम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी अपनी रचनाओं के माध्यम से करने का कार्य कराते हैं। और परिणामतः आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित या सम्मानित भी हुए हैं। दोनों क्षेत्रों में भरकस ऐसा योगदान
अर्थात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने दिया है और उसका गौरव सम्मान भी यह पद्मश्री सम्मान के माध्यम से विभूषित या सम्मानित प्रभाकर जी का यह व्यक्तित्व कहीं न कहीं उनकी देन की यह एक अनुभूति यहाँ पर हमें कराने का काम कराता है। प्रभाकर जी की जो निबंधात्मक या साहित्यिक जो भाषा है वह भी जनमानस के हृदय तक बड़ी आसानी से पहुंचने का कार्य करती है, जिसमें आपकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान तथा सजीव बना देने का कार्य कराती है। अर्थात कहीं न कहीं जनमानस की हृदय की उस बात को केंद्र में रखकर सहज सरल ऐसी भाषा में या अत्यंत सुंदर ऐसी मुहावरेदार और कथ्य को दृश्यमान, अर्थात जो बात रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहना चाहते, सामान्य जनमानस के हृदय तक लेकर जाना चाहते हैं, पाठक वर्ग के सामने मानो वो उस कथ्य का, उस बात का, उस विषय का एक दृश्य सा एक पास से मानो निर्माण करने की वह हुनर, वह क्षमता एक पास से, या दृश्यमान और सजीव बना देने की वह क्षमता भी एक पास से उनकी मानो सहज सरल ऐसी भाषा में एक पास से देखने को मिलती है। कहीं न कहीं एक प्रभावशाली ऐसे रचनाकार की अनुभूति उनकी भाषा के माध्यम से वो यहाँ पर सहज व्यक्त होकर आती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को और अधिक प्रभावशाली बना देने का कार्य कराता। अर्थात कहीं न कहीं भाषागत किस प्रकार की एक पकड़ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषागत एक जबरदस्त ऐसी पकड़ कहीं न कहीं भारतीय चिंतन मनन को भी प्रभावशाली पद्धति से एक पासे बनाने का काम किस प्रकार करती, इसकी सुंदर अनुभूति यहाँ पर आती है। भारतीय संस्कृति सभ्यता को साहित्यिक पटल पर बड़ी मजबूती के साथ व्यक्त करने वाला या उसको व्यापक धरातल पर लाकर रखने वाला यह रचनाकार उनके प्रभावशाली ऐसे रचनाकार की अनुभूति हमें यहाँ पर कराने का काम कराता है। ऐसे इस महान रचनाकार का निधन 1995 में हुआ है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपनी विविध ऐसी लेखन कला के माध्यम से हिंदी साहित्य को और अधिक समृद्धि या ऊंचाई पर पहुंचाने का काम अपनी कलम के माध्यम से किया है। इनके द्वारा लिखित साहित्यिक कृतियों के माध्यम से या प्रमुख ऐसी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से उसका परिचय हमें मिलता है। धरती के फूल यह प्रभाकर जी का कहानी संग्रह, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, यह प्रभाकर जी के निबंधकार व्यक्तित्व का परिचय कराने वाले ये निबंध संग्रह किस प्रकार के प्रभावशाली ऐसे निबंध रचनाकार वह है, इसका परिचय इन निबंध संग्रहों के निबंधों के माध्यम से यहाँ पर चला आता है। दीप जले शंख बाजे, माटी हो गई सोना, यह संस्मरण यो रेखा चित्र भी प्रभाकर जी के संस्मरणकार और रेखा चित्रकार का व्यक्तित्व या वह साहित्यिक व्यक्तित्व एक बार हमारे सामने यहाँ पर आता है। कहानी, पत्रकारिता, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, इस विविध क्षेत्रों से जुड़कर एक हरबन मौला रचनाकार, एक प्रभावशाली ऐसा हिंदी साहित्यकार, निबंधकार किस प्रकार प्रभावशाली पद्धति से अपनी बात साहित्यिक पटल पर रखने का काम करता है, ये इनकी कृतियों के माध्यम से हमें पता लगता है। जिस निबंध का परिचय आज की कक्षा में छात्रगण हम ले रहे हैं, अर्थात पाप के 4 हथियार, तो स्वाभाविक है इस निबंध रचना का परिचय लेने की पूर्व निबंध विधा क्या है, यह विधागत परिचय के अंतर्गत हमें सहज इसका पता लगता है। निबंध का अर्थ होता है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना है। अर्थात निबंध शब्द के अंतर ही भीतर ही उस निबंध शब्द का अर्थ एक पासे मानो छिपा हुआ है। अर्थात कहीं न कहीं एक रचनाकार विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधने का कार्य करता है और उस बांधने की इस पद्धति को ही निबंध एक पासे कहा जाता है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी एक पासे माना जाता है। अर्थात अन्य साहित्य रचनाकार साहित्य लेखन का कार्य करते हैं, कहानी लिखेंगे, नाटक लिखेंगे, लेकिन निबंध लेखन
कार्य, ये कहानी रचनाएं आदि गद्य रचनाएं लिखना उस प्रकार का आसान कार्य एक पास से नहीं होता है। और इसलिए हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी एक पास से कहा जाता है। निबंध विधा में जो पारंगत है, प्रवीण है या महारत हासिल करने का कार्य करते हैं, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिखने की क्षमता रखने का कार्य करते हैं। अर्थात जिसने निबंध लिखने की कला अवगत कर लेने का कार्य किया है, उसके लिए अन्य विधाओं में लेखन कार्य करना उस रचनाकार के लिए बड़ी आसान सी बात यहाँ पर होती है। लेकिन अन्य विधाओं में लेखन कार्य करने वाला निबंध लेखन का कार्य कर पाए, यह संभव सहजता से यहाँ पर हो नहीं सकता है। और निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है। अर्थात निबंधीय विचार प्रधान होते हैं। विचारों को केंद्र में रखकर निबंध रचनाकार निबंध लेखन का कार्य करता है और इसलिए वैचारिकता का अधिक महत्व एक पास से साधारणतः निबंध में होता है तथा विषय को प्रखरता से, व्यापकता से पाठकों के सम्मुख पाठक वर्ग तक लेकर जाने का प्रभावशाली पद्धति से रखने का सामर्थ्य भी निबंध में, निबंध रचनाकार में एक पास से होता है। यही बात निबंध विधा के माध्यम से एक पास से मानो सहज हमारे सामने यहाँ पर आती है। निबंध साहित्य के माध्यम से विविध रचनाकारों ने एक पास से अपनी हिंदी साहित्य में जो साहित्यिक आहुति एक पास से देने का कार्य किया है, वह कहीं न कहीं एक पास से निबंध विधा को गौरवशाली ऐसी परंपरा का अनुभव एक पास से हमारे सामने कराने का कार्य कराती है। इस प्रकार निबंध विधात्मक परिचय लेने के पास पाप के 4 हथियार, इस निबंध विधा का सारात्मक परिचय छात्रगण हमारे सामने यहाँ पर चलाता है। उस सारात्मक परिचय का अनुभव यहाँ पर लेने का कार्य करेंगे। सार परिचय के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। परंतु विडंबना या विरोधाभास इस प्रकार का है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। अर्थात कई संतों ने, कई विचारकों ने, दार्शनिकों ने, संत महापुरुषों ने बुराई को, पाप को खत्म करने का, अपने विचारों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास तो किया, मानव जाति का भला करने का प्रयास तो किया, लेकिन विडंबना, विरोधाभास इस प्रकार का है कि इतने सारे महापुरुषों, संतों के योगदान के पश्चात या आहुति के बाद भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप, दुष्कर्म, इनका बोलबाला और अधिक आज बढ़ता हुआ एक पास से देखने को मिलता है। और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक एक पास से बना हुआ एक पास से पाया जाता है। जैसे कहावत छात्रगण हमारे सामने आती है कि उल्टे घड़े पर मानो कितना भी पानी क्यों न हम डालें, एक बूंद भी उसके भीतर नहीं जा सकती है। मानो उसी प्रकार आज के समाज का, आज के विश्व के, संसार के, समग्र मानव जाति का इस प्रकार का हाल देखने को मिलता कि मानव जाति के लिए या मानव कल्याण के लिए महापुरुषों ने, साधु संतों ने, दार्शनिक विचारक लोगों ने जनमानस के कल्याण के लिए अपनी विचारों की, अपने प्राणों की मानव बाजी लगाने का कार्य किया, अपनी समग्र आहुति देने का कार्य किया। समाज कल्याण हो, मानव कल्याण हो, ये विचार केंद्र में रखकर वह निरंतर प्रयासरत रहे। लेकिन विडंबना आज इस प्रकार की है कि जनमानस का आंतरिक परिवर्तन सद्गुणों से भरा हुआ होने की बजाय आज का मानव, समग्र विश्व का जनमानस एक पास से मानो कहीं न कहीं बुराई, दुष्कर्म, अपराध, पाप आदि का ही समर्थन करता हुआ पाया जाता है। और इसलिए मनुष्य आज भी जाने अनजाने क्यों हो इन बुराई का ही या इन्हीं दुष्कर्मों का, बुराई का ही या इस प्रकार के दुर्गुणों का ही समर्थक एक पास से बना हुआ देखने को मिलता है। समाज संतों महापुरुषों की जयंती मनाने का कार्य कराता है।
आज भी हम देखते हैं कि कई महापुरुषों की, साधु संतों की जयंतियां मनाने का कार्य हम करते हैं, लेकिन उनकी जयंतियां हम मनाते हैं, उनकी जय जयकार भी करते हैं, उनके स्मारकों का निर्माण कार्य भी करवाते हैं, परंतु उनके विचारों को आचरण में उतारने का कार्य नहीं करते। अर्थात भौतिक रूप से तो हमने उनको स्वीकार लिया, आत्मिक रूप से उनको स्वीकारने का कार्य कतई हमने नहीं किया है। उनकी जयंतियां मनाने का कार्य कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए एक पास उनके ऊपर खर्च करने का कार्य किया जाता है, किसी भी प्रकार की आहुति देने को तैयार है, लेकिन आंतरिक परिवर्तन की आहुति देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। जयंती मनाकर उस संत का, महापुरुष का कभी भी जय जयकार हो नहीं सकता, बल्कि उनके विचारों को अपने व्यक्तित्व में, अपने आचरण में उतार कर ही सही मायने में उनकी जयंतियों को, उनके विचारों को एक पास हमने स्वीकारा है। यह एक पास मानो इसको माना जा सकता है। तात्पर्य कि ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न एक पास कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हमें कराते हैं। हम जयंतियां इन साधु संतों की, महापुरुषों की मनाकर इससे हमारी कभी भलाई हो नहीं सकती है। उनकी जय जयकार करने से उन महापुरुषों को, साधु संतों को भी कभी मानो उनका भला एक पासे हो नहीं सकता, ना ही मानव का होगा, ना ही उन महापुरुषों का एक पासे माना जा सकता है। उनके स्मारकों को हमने निर्माण करने का कार्य किया, लेकिन उनके विचारों को आचरण में उतारने का कार्य नहीं किया। अर्थात इन साधु संतों को, महापुरुषों को हम सिर पर तो लेते हैं, लेकिन सिर के भीतर लेने का कार्य कभी हम नहीं करते। उनके नाम से जय जयकार करने का कार्य करते हैं, लेकिन उनको अपने हृदय में रखकर उस मार्ग पर चलने का कभी प्रयास नहीं करते। और इसलिए कहते हैं कि लेखक ने अपने चिंतन के द्वारा, अपने विचारों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का बहुत सुंदर प्रयास प्रस्तुत इस निबंध के माध्यम से, अर्थात पाप के 4 हथियार, इस रचना के माध्यम से प्रभाकर जी ने यहाँ पर किया। और इतना सारा प्रयास इन महापुरुषों का करने के पश्चात भी क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसी वजह है, उस वजह को एक पासे लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ढूंढने का प्रयास यहाँ पर कराते हैं। यही बात पाप के 4 हथियार इस रचना के माध्यम से छात्रगण यहाँ पर व्यक्त होकर आइए। रचना की ओर आगे बढ़ने के पूर्व हर बार हम पहले कठिन शब्द तथा कुछ मुहावरे आदि का परिचय लेकर रचना की ओर आते हैं, ताकि रचना को समझ में आने ही तो आसानी होगी, या उस रचना को बड़ी आसानी से छात्रगण हम समझने का कार्य कर सकते हैं। 33 पृष्ठ पर आप देख सकते हैं कुछ कठिन शब्द इस रचना में आए, उसका परिचय लेने का कार्य हम करेंगे। पहला शब्द यहाँ पर आया खूबियों का पुंज, अर्थात विशेषताओं का गुच्छा या समूह जिसको हम कहेंगे। पीड़क अर्थात पीड़ा पहुंचाने वाला। एकांगी अर्थात एक पक्षीय, अर्थात किसी एक ही मानो बाजू आदि लेने का कार्य करने वाला। पैने अर्थात तीखे, धारदार या तीक्ष्ण। बखान अर्थात वर्णन। लोकोत्तर अर्थात सामान्य लोगों से ऊपर या विशिष्ट या विशेष जिसको हम कहते हैं। अजेय जिसे जीता न जा सके। अंबार ढेर। विडंबना उपहास या विरोधाभास भी जिसको हम कह सकते हैं। प्रलाप निरर्थक बात या बकवास। शहादत बलिदान या कुर्बानी। उपसंहार सार या निष्कर्ष। फलितार्थ अर्थात सारांश या निचोड़ या तात्पर्य जिसको हम कहते हैं। खंडित भग्न या टूटा हुआ। उसके बाद 4 मुहावरे छात्रगण यहाँ पर है, उसका परिचय हम लेंगे अर्थ सहित। ढांचा डगमगा जा उठना अर्थात आधार हिल उठना। लहर को ऊपर से
उतार देना अर्थात सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना, गले के नीचे उतरना अर्थात स्वीकार होना या किसी बात को स्वीकार कर लेना, विवश होना अर्थात लाचार होना। इस पाठ के अंतर्गत कुछ टिप्पणियां भी है, उस टिप्पणियों का भी संदर्भ देखेंगे ताकि रचना बड़ी आसानी से हम उसको जानने का कार्य करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आपका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ है। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शॉ अर्थात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक या आलोचक भी रह चुके हैं। पिग्मेलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा आपके प्रसिद्ध ऐसे नाटक है। तीर्थंकर अर्थात जैन धर्मियों के 24 उपास्य मुनि, उनको तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर। सुकरात अर्थात सोक्रेटिस, यूनानी दार्शनिक सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। युवाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे ये सुकरात या सोक्रेटिस। आप प्रसिद्ध ऐसे विचारक प्लेटो के गुरु भी रह चुके थे। दयानंद अर्थात आर्य समाज के संस्थापक या स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के रूप में भी वह जाने जाते हैं। आपको योग शास्त्र तथा वैद्यक शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त है। ब्रह्मास्त्र अर्थात पुराणों के अनुसार एक प्रकार का जो अस्त्र होता है जो मंत्र द्वारा सामने वाले पर एक पास से चलाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन टिप्पणियां आदि का परिचय, शब्दार्थ, मुहावरे आदि का परिचय लेने के पश्चात सीधे हम अपनी निबंध रचना की ओर आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। प्रस्तुतीय पाप के 4 हथियार, यह निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का बाजे पायलिया के घुंघरू से निबंध संग्रह से छात्रगण हमारे पाठ्यक्रम में पाप के 4 हथियार, यह निबंध पाठ हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा यहाँ पर बनकर आया हुआ है। किस प्रकार प्रभाकर जी ने पाप के 4 हथियार इस रचना के माध्यम से मानव जाति का वह विडंबना से भरा हुआ व्यवहार, किस प्रकार महापुरुषों के प्रति उपासनात्मक पद्धति से व्यवहार करने का कार्य आज का मानव करता है। संतों महापुरुषों के इतने सारे योगदान के पश्चात भी आज भी किस प्रकार पाप बुराई का समर्थन जाने अनजाने किस प्रकार आज का मानव करता है, इस पर प्रकाश डालने का काम प्रभाकर जी ने इस रचना के माध्यम से किया है। सच्चे चिंतन परक निबंध रचनाकार, सक्षम ऐसा निबंध रचनाकार के रूप में प्रभाकर जी का परिचय फिर एक बार इस रचना के माध्यम से हमें यहाँ पर आता है। छात्रों, पुरानी इस पाठ्यक्रम की एक रचना 12वीं कक्षा की आज भी हमें याद आती है। पुण्य पर्वत की उस पिकनिक में पर्वतों का और भारतीय संस्कृति का किस प्रकार का सांठगांठ या नाता, इसका सुंदर चित्रण भी उस रचना के माध्यम से पुराने पाठ्यक्रम की 12वीं कक्षा की एक रचना में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने भारतीय संस्कृति सभ्यता का बहुत सुंदर चित्रण मानो करने का कार्य किया था। इस रचना के माध्यम से भी कहीं न कहीं वह चिंतन, वह विचार, प्रभाकर जी की विचारों की चिंतन परक व्यापकता की कहीं न कहीं वह सुंदर अनुभूति एक पास हमें इस रचना के माध्यम से कराने का कार्य कराता है। इस रचना का आरंभ करते हुए किस प्रकार प्रभाकर जी ने उस बात को व्यक्त करने का काम किया है, यह यहाँ पर देखने का कार्य करेंगे। कहते हैं लेखक प्रभाकर जी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के उस संदर्भ का हमने परिचय या टिप्पणी का परिचय हमने लेने का कार्य किया है कि आयरलैंड के यह रचनाकार एक नाटककार, कुशल ऐसे राजनीतिज्ञ व्यक्ति के रूप में उनका परिचय है।
उनका एक परिच्छेद पैराग्राफ लेखक प्रभाकर जी ने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। यानी साधारणतः बहुत सारे लोग दूसरों के बारे में भी कहते हैं, लेकिन अपने बारे में भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस पैराग्राफ में क्या कहा, ये लेखक ने पढ़ा हुआ है क्या, कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्ली की समझकर उड़ा देते हैं। और बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। अब वह मुहावरा अभी हमने देखने का कार्य किया कि ढांचा डगमगा उठना अर्थात आधार हिल उठना, यानी कहीं ना कहीं नींव ढांचा जिसको हम कहते हैं, वह अगर डगमगाने की ताकत किसी के विचारों में अगर होती है, या सोचने के लिए बाध्य करना, झकझोरना जिसको हम कहते हैं, वह बात कहीं ना कहीं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातों में एक पासे देखने को मिलती है। वो पैराग्राफ, वो परिच्छेद एक पासे लेखक ने पढ़ा हुआ है, लेकिन लेखक कहते हैं कि उस परिच्छेद में क्या कहते हैं अपने ही बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्ली की समझकर उड़ा देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी की बातों को गंभीरता से एक आधा व्यक्ति या बहुत सारे लोग अगर लेने का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नींव डगमगाने लगती है, या सोचने के लिए वो बाध्य होते, कहीं ना कहीं वो स्वयं झकझोर जाते हैं, कहीं ना कहीं बदलाव की वो स्थिति एक पास से मानो शुरू होती है। लेकिन कभी कभी हम देखते कुछ लोगों की बातों को लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते, या दिल्ली की या मजाक आदि यह समझकर एक पासे छोड़ देने का कार्य कर देते हैं, और उसके दुष्परिणाम भी उस कहने वाले व्यक्ति को एक पासे भुगतने नहीं पड़ते हैं। पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्ली की समझकर उड़ा देते हैं। कभी कभी देखो हंसी मजाक की बातों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है, बड़ी गंभीर बातें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं, लेकिन लोग दिल्ली की मजाक समझकर छोड़ दे रहे हैं। ना ही लोगों पर उसका कुछ परिणाम होता है, ना ही बर्नार्ड शॉ को एक पास उसका कुछ परिणाम भुगतना पड़ता है। और बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे, ध्यान दे, तो समाज का ढांचा डगमगा उठ सकता है। हम देखते कि समाज के बहुत सारे ऐसे जनमानस व्यक्ति ऐसे देखने को मिलते हैं, समाज का आज का हाल इस प्रकार का देखने को मिलता है कि गैर जरूरी बातों को ज्यादा महत्व देने का कार्य करते हैं, और जरूरी बातों को, गौर करने वाली बातों को दिल्ली की मजाक की बातें समझकर छोड़ देने का कार्य करते हैं। अर्थात आज के समाज के, आज के मानव के संदर्भ में अगर हम कहें, बर्नार्ड शॉ की उस बात का संदर्भ देखकर अगर हम कहें, तो कहीं ना कहीं समाज की विपरीत अवस्था देखने को मिलती है। जिसको ज्यादा महत्व देना चाहिए कतई महत्व वहां पर समाज देता नहीं है, और जिसको महत्व देना चाहिए 1% भी महत्व उस बातों पर या गंभीर उन बातों पर महत्व देता नहीं है वह। और कहते हैं बर्नार्ड शॉ की बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का पूरा ढांचा ही डगमगा उठ सकता है। ध्यानपूर्वक उन बातों को समझने का कार्य अगर करेंगे तो सामाजिक ढांचा एक पास से डगमगा सकता, हिल उठ सकता है। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। अर्थात सामाजिक कहीं ना कहीं विडंबना यहां पर सामने चली आती है। गंभीर बातों को ध्यान में लेना कितना आवश्यक है, लेकिन अगर उन बातों को ध्यान में नहीं लिया तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक जनमानस की एक कमजोरी एक पास मानी जा सकती है। और इसलिए वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। वो अगर सामाजिक जनमानस हंसना अगर छोड़ दे, क्योंकि जो हंसता है व्यक्ति वह गंभीर नहीं होता, और जो गंभीर होता है वह हंसता कभी नहीं है। और इसलिए वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर वह हंसे नहीं।
बहुत सारे ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हर बात को हंसी मजाक में लेने का कार्य करते हैं। हंसी मजाक की बात को भी हंसी मजाक में उड़ा देना और गंभीर बातों को भी मानो हंसी मजाक में ही उड़ा देने का कार्य करते हैं। तात्पर्य कहीं ना कहीं किस बातों के प्रति हमें गंभीर होना है, किस बातों के प्रति हंसी मजाक में लेने का कार्य करना है, यह अगर हमें समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मानव की यह बहुत बड़ी कमजोरी एक पास मानी जा सकती है। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। जब मुझे वह मानसिक और नैतिक महत्ता को मेरे समझने का कार्य करेंगे तब जाकर उनके लिए वो असहनीय यहाँ पर बन जाएगी और उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसे कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, लेकिन पीने वाले के लिए वह कड़वा होगा, जो पीने का कार्य नहीं करेंगे उनके लिए कड़वे आदि की बात यहाँ पर हो ही नहीं सकती है। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है, वह सह नहीं सकते उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। अर्थात मेरी बातें मानो उनको बहुत गंभीर कर देगी, उबा देने का कार्य करेगी, और ये एक नहीं बल्कि ये क्या है, उन्हें उबाने वाले खूबियों का ये क्या है, पुंज है, समूह है। एक आधी गंभीर बात है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी गंभीर बातों से व्यक्ति उब जाता है, कहा जाता है, सोचने के लिए बाध्य कर देती है गंभीर ऐसी बात है। और कहते वर्णाशाह कि उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। यानी गंभीर ऐसी बातों को, सोचने के लिए बाध्य करने वाली ऐसी बातों को वर्णाशाह कह रहे हैं बड़ी उपयोगी, जीवन परिवर्तन करने वाली ऐसी बातें हैं, लेकिन लोग उसको दो पद्धति से टालने का कार्य कर रहे हैं। एक तो अपने कानों पर उंगलियां रखने का कार्य करते हैं ताकि सुनने का काम नहीं, या हंसी मजाक समझकर उसको मानो या हंसी के अंबार के नीचे ढेर सारी ऐसी हंसी के नीचे उसको ढक कर या रख कर मेरी बातों को छोड़ देने का कार्य करते हैं। शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। बहुत बड़ी बात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं, और इस बात को लेखक प्रभाकर जी ने इस रचना के माध्यम से व्यक्त करने का काम किया। बहुत बड़ी एक सोचने की जैसी यहाँ पर बात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस परिच्छेद के माध्यम से कहते हैं, और इस बात को गौर करने वाली इस बात को प्रभाकर जी ने हमारे सामने छात्रगण व्यक्त किया है। छात्रगण, इतना इस रचना का परिचय, लेखक परिचय आदि, स्वार परिचय तथा पाठ का आरंभ करके हम यहाँ पर रुकने का कार्य करते हैं। आगे क्या क्या विचार प्रभाकर जी इस रचना के माध्यम से व्यक्त किए हैं वह कल की कक्षा में हम देखने का काम करेंगे। धन्यवाद।